नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुग़ल काल का इतिहास के लेक्चर नंबर 3 को लेकर आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले 2 क्लास में देखा बाबर के बारे में, अगर आपने उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप पहले उसे देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, इससे आपको अधिक बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, आपने कल देखा कि कैसे बाबर ने काबुल पे अधिकार किया, उसके बाद बादशाह की उपाधि धारण की और उसके समरकंद के लिए क्या प्रयास थे उनको आपने देखा। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाबर के द्वारा भारत पे आक्रमण और कैसे बाबर भारत पे आक्रमण करता है कई चरणों में और अंततः पानीपत के युद्ध में विजय के बाद वह इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखता है। तो दोस्तों, बाबर ने भारत पे कुल 5 बार आक्रमण किए। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर एवं भेरा आदि क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया। उसके बाद 1519 में ही उसने पेशावर पर आक्रमण किया और वहाँ पे यूसुफजई जाति के लोगों पे अधिकार कर लिया और अपने सैनिकों को तलवार के बल पे यूसुफजई जाति के लोगों से कर वसूलने का आदेश दे दिया एवं भीषण कत्लेआम मचाने का भी आदेश दिया। दोस्तों, ये बाजौर एवं भेरा एवं पेशावर भी भारत के पश्चिम में वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित हैं। चूँकि उस समय पाकिस्तान कोई अलग देश नहीं था, भारत का हिस्सा था, इसलिए बाबर ने सर्वप्रथम पहले 2 आक्रमणों में भारत के पश्चिमी क्षेत्रों बाजौर, भेरा एवं पेशावर आदि क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया। लेकिन पेशावर पे अधिकार करने के बाद बाबर को कंधार से सूचना मिलती है कि वहाँ पे कुछ विद्रोह हो रहा है, इसलिए बाबर वापस अपने क्षेत्र काबुल एवं कंधार चला जाता है। वहाँ से विद्रोह को दबाने के बाद बाबर फिर से 1520 ईस्वी में बाजौर एवं भेरा पे दोबारा अधिकार करता है। दोस्तों, चूँकि जब बाबर पेशावर पे अधिकार करने के बाद जब वापस काबुल चला गया तो उसने बाजौर एवं भेरा का क्षेत्र अपने एक विश्वसनीय हिंदू बेग, दोस्तों यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे, हिंदू बेग, तो अपने विश्वसनीय हिंदू बेग को बाजौर एवं भेरा को सौंप देता है उसकी जिम्मेवारी और वापस अपने काबुल चला जाता है। लेकिन जैसे ही बाबर के जाने के बाद बाजौर एवं भेरा के निवासियों ने हिंदू बेग को हटा दिया। तो इस प्रकार बाबर फिर से 1520 में दोबारा बाजौर एवं भेरा पे अधिकार करता है। इसके बाद दोस्तों, ये बाबर के शुरुआती 3 आक्रमण हुए। पहला 1519 में बाजौर एवं भेरा पे, दूसरा पेशावर पे 1519 में ही, और फिर अगले वर्ष 1520 में दोबारा बाजौर एवं भेरा पे। इन 3 आक्रमणों के बाद बाबर का जो चौथा आक्रमण काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1524 में बाबर लाहौर होते हुए पंजाब पर भी अधिकार कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, उस समय भारत में दिल्ली में लोदी वंश के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी का शासन था और इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक था और इब्राहिम लोदी के जो पड़ोसी राज्य थे या फिर जो उसके अपने सगे संबंधी थे उनसे इब्राहिम लोदी की अच्छे रिश्ते नहीं थे। उसमें से मुख्य नाम आता है यहाँ पे दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी बाबर के द्वारा भारत पे जो चौथा आक्रमण किया गया 1524 में, इसके लिए बाबर को आमंत्रित किया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार बनता है कि बाबर को भारत पे आक्रमण यानी दिल्ली पे आक्रमण या ये कहीं इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने के लिए किन लोगों ने आमंत्रित किया था। तो इसके पीछे की जो बात उसे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दौलत खां लोदी, आपको दौलत खां लोदी जो कि पंजाब का गवर्नर था उस समय, और ये दूसरा जो नाम है यहाँ पे आलम खां लोदी, ये दीपालपुरा का गवर्नर था और ये इब्राहिम लोदी के ही चाचा हैं। चूँकि इब्राहिम लोदी और इनके बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और एक और नाम यहाँ पे आता है मेवाड़ के राणा सांगा।
मेवाड़ की राणा सांगा का भी नाम आता है कि इन लोगों ने एक तरह से बाबर को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। चूँकि दिल्ली का जो शासक इब्राहिम लोदी था वो एक अयोग्य शासक था, उसके इन सब से अच्छे संबंध नहीं थे, तो इसलिए इन लोगों ने आमंत्रित किया। तो इसका अवसर देखकर बाबर लाहौर पे पहले आता है। लाहौर को विजिट करने के बाद वो पंजाब पे अधिकार करता है, और पंजाब पे अधिकार करने के बाद आगे हम देखेंगे 1526 में वह पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध भी करता है। दोस्तों, बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किनके द्वारा निमंत्रण भेजा गया था या किन लोगों ने उसे आमंत्रित किया था, तो इसके लिए आप ये 3 नाम याद रख सकते हैं। दौलत खां लोधी जो कि पंजाब का गवर्नर था, आलम खां लोधी जो कि दीपालपुरा का गवर्नर था, और ये इब्राहिम लोदी के ही संबंधी है। और एक और यहाँ पे नाम आता है मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा का, महाराणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह। इन्होंने भी कहीं ना कहीं बाबर को इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन दोस्तों, आगे देखेंगे हम कि खानवा के युद्ध में बाबर से भी इनको युद्ध करना पड़ता है, और उसमें राणा सांगा की पराजय भी होती है। तो दोस्तों, बाबर का जो अगला और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो आपका दिल्ली पे आक्रमण है। बाबर लाहौर और पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ता है। बाबर जब लाहौर में था तभी लोदी की सेना ने उसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद बाबर को दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा जैसे भारतीय शासकों के लिए का आमंत्रण भी प्राप्त होता है। इससे उसके हौसले और भी बढ़ जाते हैं, और बाबर इब्राहिम लोदी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और पानीपत के मैदान में अपनी सेना खड़ी कर देता है। दोस्तों, इस पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था अप्रैल के महीने में, ये इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध है। और इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था, और इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंत करके नए वंश मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों, ये युद्ध से काफ़ी अच्छे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। समय और तारीख तो आप देख ही रहे हैं कि प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। इसमें बाबर की विजय होती है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में तोपखानों का प्रयोग किया। इस युद्ध में उसने तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया। दोस्तों, यहाँ पे तुलगुमा पद्धति के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से सीखी थी। तो तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। पहली बार दोस्तों, पानीपत के ही प्रथम युद्ध में यानी 1526 में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया। और एक दूसरा यहाँ पे फैक्ट है कि बाबर के जो प्रमुख तोपची थे उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाबर के जो प्रमुख तोपची थे, तोप चलाने वाले जो उनके 2 प्रमुख थे, उनका नाम है उस्ताद अली। तो दोस्तों, इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया, और बाबर के जो प्रमुख तोपची थे वो उस्ताद अली थे और एक दूसरा था मुस्तफ़ा। तो ये प्रमुख तोपची का नाम आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि तुलगुमा युद्ध प्रणाली क्या होती है। तुलगुमा युद्ध प्रणाली का जो पूरा डेकोरेशन है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुलगुमा युद्ध प्रणाली कैसे लड़ी जाती थी, कैसे उसमें युद्ध भूमि में अपनी सेनाओं, अपनी तोपों को सजाते थे। तो सबसे पहले एक गहरी खाई खोद देते थे। गहरी खाई के ऊपर से घास या पत्तियाँ ढक दी जाती थी, जिससे कि इधर से दुश्मन सैनिक इधर से आए तो इसमें गिर जाते थे। इस गहरी खाई के पीछे
तोपें लगी होती थी बाबर की, और इन तोपों के पीछे बाबर स्वयं अपनी सेना के साथ खड़ा होता था। इसके अलावा दाईं साइड और बाएं साइड दोनों साइड से बाबर के जो अन्य सैनिक थे, अन्य सेनापति थे, वे अपनी अपनी सेना लेकर इधर से अटैक करते थे दुश्मन सेना पे। यानी कि एक तरह से दुश्मन सैनिक पे पीछे से अटैक किया जाता था। तो इनको जो दाएं और बाएं से जो सेनापति अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पे अटैक करते थे, उन्हें तुलगुमा कहा जाता है। तो लगभग इस तरह की पूरी सजावट है तुलगुमा पद्धति की। बाबर ने इसी का प्रयोग किया और भारत में कई सारे युद्ध जीते। दोस्तों, तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध में विजय के बाद इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है और दिल्ली और आगरा की गद्दी पे बाबर खुद विराजमान होता है। लेकिन अगले ही साल बाबर को एक और युद्ध लड़ना पड़ता है और वो आपका है बयाना का युद्ध। दोस्तों, बयाना का युद्ध 1526 में ही लड़ा गया था और बहुत से इतिहासकार इसको युद्ध नहीं मानते, एक झड़प मानते हैं। युद्ध हो या छोटा सा झड़प हो, जो भी हो, लेकिन इस युद्ध में बाबर की हार हुई थी। तो बयाना का युद्ध भी इतिहास में उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि बाबर ने भारत में जितने भी युद्ध लड़े उन सब में उसको विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन एक ऐसा भी युद्ध है जो कि अधिकांश इतिहास की किताबों में नहीं देखने को मिलता है, वो आपका है बयाना का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले बाबर बयाना का युद्ध भी लड़ता है, लेकिन बयाना के युद्ध में मेवाड़ के राणा संगा ने उसको शिकस्त दी थी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने और कौन कौन से युद्ध लड़े। दोस्तों, पानीपत का युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और उसके कुछ महीनों बाद बयाना का युद्ध 1526 में ही सितंबर महीने में लड़ा गया था। बयाना वर्तमान राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में पड़ता है। तो बयाना का युद्ध किसके किसके बीच हुआ देखते हैं। बयाना का युद्ध दोस्तों, बयाना का युद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा के सैनिकों ने बाबर की जो तोपें थी उनकी दिशा घुमा दी थी, इसलिए यहाँ से बाबर को पीछे हटना पड़ता है और राणा सांगा की वीरता और सैनिकों की वीरता को देखकर बाबर यहाँ से पीछे हट जाता है। तो इस प्रकार बयाना का युद्ध ही एकमात्र ऐसा युद्ध है जो कि जिसमें कि बाबर को पराजय हुई थी भारत में। वरना बाबर ने भारत में जो प्रमुख 4 लड़ाइयाँ लड़ी है या उन सब में उसको जीत ही मिला है, जैसे कि चंदेरी का हो या फिर खानवा का हो या फिर घाघरा का युद्ध हो या फिर पानीपत का हो। तो दोस्तों, आप याद रख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर द्वारा भारत में लड़ी गई वो युद्ध जिसमें बाबर को पराजय का सामना करना पड़ा, तो वो आपका बयाना का युद्ध है। बयाना के युद्ध में हार के बाद बाबर महाराणा सांगा के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाने के लिए हमेशा चिंतित रहता है। इसके लिए वह अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है और अपने सैनिकों के बीच जाकर उन्हें धर्म युद्ध के लिए उनको भड़काता है। दोस्तों, बाबर अपने सैनिकों के बीच ये कहता है कि अब तक हमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वे सभी मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ी हैं, लेकिन ये ऐसा युद्ध है, मेवाड़ के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ये गैर मुस्लिम के खिलाफ लड़ना है, अर्थात हमें हमारे सामने शत्रु के रूप में गैर मुस्लिम यानी काफिर हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में काफिर वर्ड गैर मुस्लिमों के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार बाबर ने अपने सैनिकों को काफिरों के प्रति लड़ने के लिए उनको मोटिवेट करता है और एक तरह से जिहाद का नारा देता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का मतलब होता है कि धर्म युद्ध करना, यानी कि
बाबर ने कहा कि अगर इस युद्ध में हमें मौत भी मिलती है तो मौत नहीं शहादत होगी, क्योंकि हम गैर मुस्लिमों अर्थात काफिरों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से बाबर अपने सैनिकों में नए जोश का संचार करता है। और इतना ही नहीं, बाबर अपने सैनिकों से जो एक तमगा तमगा नामक बाबर अपने सैनिकों से एक कर वसूलता था, जैसे तमगा कर कहते हैं। तो बाबर ने अपने सैनिकों से जो तमगा कर वसूलना भी बंद कर दिया। इससे सैनिकों में थोड़ा और उत्साह बढ़ा और सैनिक फिर राणा सांगा के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुए। और वो युद्ध आपका है खानवा का युद्ध। दोस्तों, तो आप जहाँ की अगला युद्ध देख रहे हैं कि खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बयाना के युद्ध में हार के बाद बाबर इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपने सैनिकों के बीच जिहाद का नारा देता है और इसमें वो काफ़ी सफल भी होता है। और खानवा के युद्ध में उसके सैनिक पूरे जोश से लड़ते हैं और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय होती है। राणा सांगा को युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। इस प्रकार खानवा के युद्ध में बाबर की जीत होती है। दोस्तों, इसके पहले आपने देखा कि बाबर को इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था। चूँकि राणा सांगा को ऐसा लगता था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर या चंगेज खां की तरह ही भारत पे अटैक करेगा और यहाँ से लूटपाट करके वापस चला जाएगा। लेकिन राणा सांगा की ये बात गलत निकली और राणा सांगा को बाबर की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उससे संघर्ष करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पानीपत का युद्ध, उसके बाद बयाना का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा को हराकर बाबर भारत में दूसरी विजय प्राप्त करता है। इसके बाद अगले ही वर्ष बाबर का एक और युद्ध होगा, जो कि चंदेरी का युद्ध है। दोस्तों, तो खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर चंदेरी के युद्ध, जो कि 1528 में लड़ा गया मेदिनी राय और बाबर के बीच, मेदिनी राय को हराकर बाबर यहाँ भी विजय प्राप्त करता है। चूँकि मेदिनी राय भी राजपूत थे और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था। उसके बाद मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध होता है चंदेरी के युद्ध, और यह 1528 में लड़ा गया था। इसमें मेदिनी राय पराजित होता है और बाबर फिर से भारत में तीसरा युद्ध जीतने में सफल रहता है। उसके बाद बाबर ने अगले वर्ष घाघरा का युद्ध लड़ा। घाघरा का युद्ध अफ़गानों और बाबर के मध्य हुआ। अफ़गानों में प्रमुख नाम नुसरत खां लोदी का है। तो घाघरा के युद्ध में भी बाबर विजय प्राप्त करता है और अफ़गानों की यहाँ पराजय होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे पानीपत से लेके घाघरा तक बाबर भारत में लगातार 5 युद्ध लड़ता है। 5 में उसे 4 में विजय प्राप्त होती है और एक बयाना का युद्ध, जो कि एक छोटा सा युद्ध माना जाता है, उसमें बाबर को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बाबर की अगले ही साल दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु 1530 हो जाती है, 1530 में हो जाती है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की माता ने बाबर को खाने में जहर दे दिया था। इस वजह से बाबर की मृत्यु होती है। तो बाबर का हमने पूरा जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक पूरा उसके जीवन काल को देखा। कौन कौन से उसने महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और भी उसके जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको हमने देखा। इसके अलावा और भी जो कुछ फैक्ट्स बच रहे हैं उसके लिए हम अलग से प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। उसमें जो भी छूटे हुए हैं या जो भी कुछ अन्य क्वेश्चंस बन जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बाबर ने भारत में कौन कौन से मस्जिदें या कौन कौन से बाग बनवाए, जैसे कि आराम बाग या फिर काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। बाबर ने और कौन कौन से कार्य किए। बाबर ने
अपनी आत्मकथा तुझी के बाबरी लिखी उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को समावेशन हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। तो अगर आपने हमारे इन तीनों वीडियो को देखा है तो बाबर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो वो आपसे नहीं बचेगा। तो बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं भारत का शासक बनता है और हुमायूं के लिए हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।